हेलो गाइस, आज आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल में स्टडी विद जोजो में। तो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री दी सॉलिड स्टेट का पार्ट 6 करने जा रहे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो 1.9 इम्परफेक्शन इन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं वो अरेंज होते हैं शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर में भी, साथ साथ लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर में भी। तब भी ये जो क्रिस्टल होता है वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो सॉलिड होता है उसके वो पूरी तरह से लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल से बना हुआ होता है। और ये जो स्मॉल क्रिस्टल होते हैं इनके अंदर डिफेक्ट होता है, और ये जो डिफेक्ट है वो तब पैदा होता है जब हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को बहुत फास्ट या फिर मॉडरेट रेट पे करते हैं। और जब हम लोग सिंगल क्रिस्टल को फॉर्म करते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में एक्सट्रीमली स्लो रेट पे, तब भी जो क्रिस्टल होता है वो पूरी तरह से डिफेक्ट फ्री नहीं होता है। और ये जो डिफेक्ट होते हैं वो कंसर्न पार्टिकल के अरेंजमेंट में इरेगुलरिटीज़ पैदा करते हैं। ये ज़्यादातर दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, नेमली पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं? जो आइडियल अरेंजमेंट होता है पॉइंट्स और एटम का, उनमें इरेगुलरिटीज़ या फिर डेविएशन होता है, तो उस डिफेक्ट को हम लोग पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। और लाइन डिफेक्ट क्या होता है? जब आइडियल अरेंजमेंट में की इंटायर रो जो लैटिस की पॉइंट होती है उनमें इरेगुलरिटीज़ या फिर डेविएशन आता है, तो फिर वो लाइन डिफेक्ट हो जाता है, उसको हम लोग लाइन डिफेक्ट कहते हैं। फिर बाद में ये जो इरेगुलरिटीज़ होती है इसको हम लोग क्रिस्टल डिफेक्ट भी कहते हैं। तो फिर चलिए हम लोग पूरी तरह पॉइंट डिफेक्ट के बारे में से पढ़ते हैं। तो फिर टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, तीसरा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ए स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं? ये पॉइंट डिफेक्ट होते हैं। ये स्टोकियोमेट्री जो होती है सॉलिड की उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग उसको इंट्रिंसिक डिफेक्ट या फिर थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कहते हैं। ये जो डिफेक्ट होते हैं ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक वैकेंसी डिफेक्ट होते हैं, एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? जब लैटिस साइड पर कुछ साइड्स वेकेंट हो जाती हैं तब जो क्रिस्टल होता है वो उसके अंदर वैकेंसी डिफेक्ट पैदा हो जाती है। जैसे कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं 1.27 में जो बॉक्सेस हैं वो वैकेंसीज हैं क्रिस्टल की। तो फिर ये जो क्रिस्टल इसमें वैकेंसी डिफेक्ट हो जाती है। और जब ये वैकेंसी डिफेक्ट होता है इसकी वजह से जो सब्सटेंस की डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और ये डिफेक्ट तब पैदा होता है जब हम सब्सटेंस को हीट करते हैं। फिर आता है दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है? जब कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसे कि एटम और मॉलिक्यूल इंटरस्टिशियल साइड ऑक्यूपाई कर लेते हैं क्रिस्टल के अंदर, तब जो क्रिस्टल होता है वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है उसके अंदर। इस डिफेक्ट की वजह से जो डेंसिटी होती है सब्सटेंस की वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि ये जो डायग्राम दिया गया है आगे, ये फिगर 1.28, इसमें देखिए जो इंटरस्टिशियल साइड हैं वो कुछ एटम्स ने ऑक्यूपाई कर ली है, इससे ये जो क्रिस्टल है वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया इसके अंदर। फिर बाद में आगे क्या होता है? जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट रहते हैं ये सिर्फ जो है वो आयनिक सॉलिड नॉन आयनिक सॉलिड को एक्सप्लेन करते हैं। और आयनिक सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी रहती है, मगर कुछ हद तक ये सिंपल वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी शो करते हैं। और ये फ्रैंकलिन और शॉर्टकी डिफेक्ट को शो करते हैं आयनिक सॉलिड। तो फ्रैंकलिन डिफेक्ट देते हैं। फ्रैंकलिन डिफेक्ट क्या है? ये फ्रैंकलिन डिफेक्ट सिर्फ आयनिक सॉलिड शो करते हैं, और इनमें क्या होता है? जो स्मॉल आयन होते हैं यूजुअली केटायन, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिसलोकेट हो जाते हैं, यानी हट जाते हैं और इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? जो इसकी वजह से वैकेंसी डिफेक्ट पैदा होती है, और अपनी ओरिजिनल साइड से हटने की वजह से इसके अंदर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी आ जाता है, जब जो पार्टिकल होते हैं वो दूसरी जगह लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। इसलिए जो फ्रैंकलिन डिफेक्ट होता है इसको हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। और ये जो डिफेक्ट होता है इसकी वजह से जो डेंसिटी होती है सॉलिड की उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये तो डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। और फ्रैंकलिन डिफेक्ट उन्हीं के बीच में होता है जिन आयनिक सब्सटेंस के बीच में लार्ज डिफरेंस होता है साइज ऑफ आयंस के बीच में। फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं ZnS, AgCl, AgBr, AgI। इनमें जो जिंक और सिल्वर के आयन हैं उनका साइज स्मॉल होने की वजह से ये फ्रैंकलिन डिफेक्ट को शो करते हैं। और फ्रैंकलिन डिफेक्ट का फिगर भी दिया गया है, जैसे फिगर 1.29 में हम देखते हैं जो एक वाइट बॉक्स आपको बीच में दिखाई देगा, वो वैकेंसी क्रिएट होती है जब जो एटम होते हैं वो अपनी पोजीशन से हट जाते हैं, और कुछ बीच बीच में पॉजिटिव निगेटिव आयन इधर उधर दिखाई देंगे। जैसे कि एक ब्लैक कलर का दिख रहा है बीच में, वो इंटरस्टिशियल साइड पे पहुंच गया है, इसलिए उसके अंदर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी हो गया है। फिर बाद में हम लोग आगे चलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट पे। तो शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है? शॉर्ट की डिफेक्ट बेसिकली एक वैकेंसी डिफेक्ट होता है आयनिक सॉलिड के अंदर। और जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जो नंबर ऑफ मिसिंग केटायन होते हैं और एनायन होते हैं वो इस डिफेक्ट में इक्वल होते हैं। जैसे कि हम लोग फिगर 1.30 में देख सकते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट में। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में देखते हैं ये जो ऑरेंज बॉक्सेस दिए गए हैं और वाइट बॉक्स दिए गए हैं वो दोनों इक्वल हैं। ऑरेंज बॉक्सेस भी दो हैं और वाइट बॉक्सेस भी दो हैं, यानी जो केटायन और एनायन है वो इक्वल नंबर में मिसिंग है। इससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पूरे क्रिस्टल की एक रहती है आयनिक सॉलिड की। फिर बाद में ये सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट की तरह होते हैं, और ये जो शॉर्ट की डिफेक्ट होते हैं इनकी वजह से जो सब्सटेंस की डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, यानी डिक्रीज हो जाती है। और जो नंबर ऑफ डिफेक्ट होते हैं आयनिक सॉलिड में वो क्वाइट सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं NaCl का। जब NaCl को हम रूम टेम्परेचर पे 10⁶ पे रखते हैं तब 1 सेंटीमीटर पे एक शॉर्ट की मिलता है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब पर हम लोगों को
लोगों को इतने 10⁻22 आयन मिलते हैं, यानी एक शॉर्ट की डिफेक्ट हर 10⁻16 आयन्स के बाद होता है। और ये जो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है ये सिर्फ वही आयनिक सब्सटेंस शो करते हैं जिनके केटायन और एनायंस का साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं NaCl, KCl और CHCl एंड AgBr। ये जो होते हैं इनका जो केटायन और एनायंस का साइज होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। और एक नोट भी दिया गया है कि जो AgBr है वो दोनों तरह के फ्रैंकलिन और एज वेल एज शॉर्ट की डिफेक्ट दोनों को शो करता है। और फिर बाद में आते हैं बी पे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जो मोल्टेन NaCl होता है उसके अंदर छोटे से अमाउंट में SR2Cl प्रेजेंट होता है, और जब उसको क्रिस्टलाइज करते हैं हम लोग तब जो उस साइडें होती हैं Na+ आयन की वो SR2+ आयन द्वारा ऑक्यूपाई कर ली जाती है, जैसे कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं। और ये जो सभी SR2+ आयन होते हैं वो 2 Na+ आयन को रिप्लेस कर देते हैं, और इसकी वजह से उनके अंदर जो होता है वो एक साइड पे SR2+ आयन आते हैं, और जो दूसरी साइड होती है वो खाली रहती है, वेकेंट रहती है। और इससे एक कैटायनिक वैकेंसी प्रोड्यूस होती है जो कि इक्वल होती है नंबर में SR2+ आयन के। और इसी तरह कुछ और सिमिलर एग्जांपल भी हैं, जैसे कि सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ CdCl2 एंड AgCl कुछ एग्जांपल हैं। उसके बाद सी आता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में। तो ये जो डिफेक्ट है वो डिस्कस होते हैं बहुत दूर, और ये जो स्टोकियोमेट्री होती है उस लाइन सब्सटेंस की उसको भी डिफेक्ट नहीं करते हैं। मगर जो लार्ज नंबर ऑफ नॉन स्टोकियोमेट्रिक इनऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं जिनको हम लोग जानते हैं, उनके जो कांस्टेंट एलिमेंट होते हैं वो नॉन स्टोकियोमेट्रिक रेशियो में बने हुए होते हैं, क्योंकि उनके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर डिफेक्ट होता है। और ये जो डिफेक्ट होता है इनके अंदर वो दो तरह का होता है, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, एक मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट होता है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, जो एल्काइल हैलाइड होती हैं जैसे कि NaCl और KCl, वो इस तरह की डिफिशियंसी को शो करती हैं। इसमें क्या होता है, जब हम लोग NaCl के क्रिस्टल को हीट करते हैं सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में, तब जो सोडियम एटम होता है एटमॉस्फेयर में वो डिपॉजिट हो जाता है क्रिस्टल की सरफेस के ऊपर, और जो Cl- आयन होते हैं वो जो सरफेस के ऊपर सोडियम एटम प्रेजेंट है उनको उनके साथ कंबाइन होकर NaCl बना लेते हैं। और ये तब होता है जब जो सोडियम एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करे। तो जो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, रिलीज करता है, वो डिफ्यूज़ होता है क्रिस्टल के अंदर और एक एनायनिक साइड पर जाके बैठ जाता है, जैसे कि हम लोग फिगर 1.32 में देख सकते हैं। बीच में इलेक्ट्रॉन आ गया इंटरस्टिशियल साइड पे, और इसकी वजह से जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर एक्सेस ऑफ सोडियम मेटल हो जाता है। और ये जो एनायनिक साइड ऑक्यूपाई होती है अनपेयर इलेक्ट्रॉन की, इसको हम लोग एफ सेंटर भी कहते हैं। ये जो कि दिया गया है जर्मन वर्ड फ्रांज बेंस्टर से, और कलर सेंटर, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से जो क्रिस्टल का कलर होता है NaCl के वो येलो हो जाता है। और ये जो कलर होता है वो एक्साइटेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है जब वो अपनी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है विजुअल लाइट में और फॉल होता है क्रिस्टल के अंदर। इसी तरह जब एक्सेस ऑफ लिथियम हो जाती है लिथियम क्रिस्टल के अंदर, तब वो पिंक हो जाता है। और जब एक्सेस ऑफ पोटेशियम हो जाती है पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल में, तब वो उसका कलर क्रिस्टल का वायलेट हो जाता है। इसी तरह आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन एट इंटरस्टिशियल साइड। तो इसमें क्या होता है, जो एक्सेस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन हो जाता है मेटल्स के इंटरस्टिशियल साइड पे। उसमें एग्जांपल क्या दिया गया, एक जिंक ऑक्साइड है जो कि वाइट कलर की होती है रूम टेम्परेचर पे। उसको जब हम लोग हीट करते हैं तब वो ऑक्सीजन लीव करती है और येलो कलर की बन जाती है। तो ये जो इसमें क्या होता है, जो जिंक निकलता है रिएक्शन में वो क्रिस्टल के अंदर चला जाता है और फॉर्मूला बना देता है क्रिस्टल का Zn1+Xo। और ये जो एक्सेस Zn2 पॉजिटिव आयन होता है और वो इंटरस्टिशियल साइड पर जाकर मूव होता है और नेबर इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच जाता है। तो बाद में दूसरा आता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या होता है, ये जो होता है डिफेक्ट ये कई सॉलिड में पाया जाता है, और इस तरह के कई सॉलिड होते हैं जिनके अंदर ये डिफेक्ट होता है। इनको हम लोग स्टोकियोमेट्रिक कंपोजिशन में बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनके अंदर जो होता है लेस एटम प्रेजेंट होते हैं मेटल के एज़ कम्पेयर टू स्टोकियोमेट्रिक पोर्शन। जो स्टोकियोमेट्रिक को जैसा चाहिए रहता है उसके हिसाब से मेटल जो होते हैं वो कम प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एक टिपिकल एग्जांपल हम ले सकते हैं FeO यानी फेरिक ऑक्साइड। ये जो होता है ये मोस्टली फाउंड करता है FeO 0.95 O में पाया जाता है, और इनकी जो एक्चुअल रेंज पाई जाती है वो Fe 0.93 O से Fe 0.96 O तक पाई जाती है। और ये जो इनके क्रिस्टल फॉर्म होते हैं इनके अंदर Fe2 पॉजिटिव यानी फिर आयरन मेटल की कमी होती है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज लूज़ करते हैं वो उसको बनने के लिए हम लोग नंबर ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन को लेते हैं। और फिर बाद में आगे चलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पे। तो जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर अमेजिंग रेंज होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, यानी जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर कंडक्टिविटी बहुत अच्छे से होती है। और ये जो सॉलिड होते हैं इनकी जो रेंज होती है वो 10⁻⁻20 टू 10⁻7
ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक की होती है, और ये 27 ऑर्डर तक का एक्सटेंड अपने मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकते हैं। और ये जो सॉलिड होते हैं इनको हम लोग 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं कंडक्टिविटी के ऊपर। पहला कंडक्टर, तो जो सॉलिड जिनकी कंडक्टिविटी 3 जो होती है वो 10⁻⁴ से 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती हैं, उनको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। और जिन मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है वो 10⁻⁷ ओम मीटर इनवर्स होती है, उनको हम लोग गुड कंडक्टर कहते हैं। और फिर इंसुलेटर आता है, तो इंसुलेटर क्या होता है, जिन सॉलिड की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, लो रेंज की होती है, जैसे कि 10⁻⁻20 तो 10⁻⁻10 होती है ओम मीटर इनवर्स, वो उन सेमी और वो इंसुलेटर कहे जाते हैं। और फिर बाद में आता है तीसरा सेमी कंडक्टर। तो ये जो सॉलिड होते हैं इनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो इंटरमीडिएट यानी मिडिल रेंज की होती है, ना तो इंसुलेटर ना तो सेमी कंडक्टर। इनकी जो रेंज होती है वो 10⁻⁻6 टू 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। फिर आगे चलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल। जो कंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयंस की वजह से। और जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं वो बिलोंग करते हैं कुछ कैटेगरीज ऑफ और इलेक्ट्रोलाइट से। और जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की सॉलिड स्टेट में साथ साथ लिक्विड स्टेट यानी मॉल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और जो उनकी कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एटम पे। और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं मेटल एटम के, वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं एक दूसरे से, और बहुत क्लोज होते हैं एनर्जी में एक दूसरे से, और एक बैंड फॉर्म करते हैं। और ये जो बैंड होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है और ओवरलैप होता है हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड से। तो फिर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इजीली फ्लो हो जाता है, और जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं मेटल पे तो फिर वो कंडक्टिविटी शो करने लगता है। जैसे कि हम लोग फिगर 1.33 के ए में देख सकते हैं कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड साथ में ओवरलैप कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो हो जाएंगे, और फिर ये जो मेटल होगा वो कंडक्टिविटी फ्लो करने लगेगा जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके ऊपर लगाएंगे। और अगर ये जो गैप होता है इन वैलेंस बैंड और नेक्स्ट हायर अनऑक्यूपाइड बैंड का यानी कंडक्शन बैंड का वो लार्ज होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस बैंड में वो जंप नहीं कर पाते कंडक्शन बैंड में। इससे जो सब्सटेंस होगा वो बहुत स्मॉल कंडक्टिविटी की तरह होगा और एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, जैसे कि हम लोग फिगर में इसका डायग्राम देख सकते हैं। जो फील्ड बैंड है और एम्प्टी बैंड इनके बीच में जो गैप है वो बहुत लार्ज है एनर्जी का, इसलिए ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। फिर बाद में आता है दूसरा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर। तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का वो बहुत स्मॉल होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं सी में फिगर 1.33 के। तो इसमें जो होता है जो सेम कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जंप हो जाते हैं कंडक्शन बैंड में और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करने लगते हैं। और इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की वो इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर के साथ साथ, और जो और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जंप हो जाते हैं कंडक्शन बैंड में जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं। इसी तरह कुछ सब्सटेंस हैं जैसे कि सिलिकॉन जर्मेनियम, ये इस तरह के बिहेवियर को शो करते हैं और इनको इसीलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और ये जो कंडक्टिविटी होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वो लो होती है प्रैक्टिकल यूज़ के लिए, मतलब हम लोगों के यूज़ के लिए इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए एक सुटेबल अमाउंट में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। और ये जो इम्प्योरिटी ऐड करने का प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। ये कहते हैं डोपिंग। और ये जो डोपिंग है हम लोग कर सकते हैं दो दो तरह की डोपिंग कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिच कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कर सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम के। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इनके अंदर डालते हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट को पैदा करती हैं। तो पहला ये देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़। तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं वो बिलोंग करते हैं 14 ग्रुप से पीरियोडिक टेबल के, इसलिए जो इनके वैलेंस ऑर्बिटल में लास्ट ऑर्बिटल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो क्रिस्टल के अंदर 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं नेबर एटम से, जैसे कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं, जैसे कि 1.34 के ये में दिया गया है। ये सिलिकॉन एटम दिया है, परफेक्टली क्रिस्टल दिया है। इसमें देखिए जो ये गोले हैं ये सिलिकॉन है एटम है, और ये बॉन्डेड है 4 कोवेलेंट बॉन्ड से। और जब हम लोग इनके अंदर पेंटावैलेंट यानी ग्रुप 15 एलिमेंट की डोपिंग करते हैं, जैसे कि फास्फोरस और आर्सेनिक की एलिमेंट की, तो इनके अंदर क्या होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये लैटिस के अंदर एक साइड पे सिलिकॉन की जगह पे ऑक्यूपाई हो जाते हैं, मतलब आ जाते हैं, जैसे कि हम लोग फिगर 3.4 के बी में देख सकते हैं। आर्सेनिक जो है वो सिलिकॉन की जगह पे आ गया क्रिस्टल के अंदर, और ये जो 4 आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और जो 5th इलेक्ट्रॉन होता है वो डिसलोकेट होता है, मतलब डीलोकलाइज होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इससे कंडक्टिविटी जो होती है डोप सिलिकॉन और जर्मेनियम की वो इंक्रीज़ हो जाती है, और ये जो इंक्रीज कंडक्टिविटी होती है वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। इसलिए ये जो सिलिकॉन डोपिंग होती है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी की उसको हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। फिर बी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटी।
सिलिकॉन जर्मेनियम के अंदर हम लोग ग्रुप 13 एलिमेंट को भी डोप कर सकते हैं, जैसे कि बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम। इनके अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो फोर्थ प्लेस होती है, फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, वो मिसिंग होती है, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन होल कहते हैं और इलेक्ट्रॉन वैकेंसी कहते हैं। जैसे कि फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि जो बोरॉन है वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है नेबर एटम के साथ, और जो फोर्थ जगह है वो खाली है। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेबर एटम के, वो उसके पास आते हैं और उस इलेक्ट्रॉन होल को भर देते हैं। मगर जब लोग ये करते हैं इलेक्ट्रॉन, तब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होल छोड़ देते हैं। और जब ये होता है तब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को दिख रहा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होल है वो मूव कर रहा है अपोजिट साइड ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग के, यानी जिस साइड इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है उसी की साइड इलेक्ट्रॉन हो मूव कर रहा है। और फिर बाद में जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं। मगर यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वो मूव करते हैं निगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। इस तरह के जो सेमीकंडक्टर होता है इसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो चलिए आगे चलते, तो आगे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन है पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर के, जो कि यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनाने के लिए। जैसे कि डायोड जो है वो एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर से बना हुआ एक डिवाइस है, जो कि यूज़ किया जाता है रेक्टिफायर्स में। और जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो भी एक तरह के डिवाइस है, जो कि सैंडविच की तरह एक लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर को दूसरी 2 लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर के बीच में रखने की वजह से बनता है। इसका कुछ एग्जांपल देते हैं, तो एनपीएन एंड पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर ये यूज़ किए जाते हैं एम्पलीफाई रेडियो और ऑडियो सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए। फिर आते हैं सोलर सेल, ये जो होते हैं एफिशिएंट फोटो डायोड होते हैं, जो कि यूज़ किए जाते हैं लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। फिर आते हैं आगे, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं वो ग्रुप 14 के एलिमेंट होते हैं, इसलिए इनके अंदर जो फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंसीज होती हैं, और ये जो होती हैं ये 4 बॉन्ड बनाती हैं, जैसे कि डायमंड के अंदर बने हुए होते हैं। और कई तरह के जो सॉलिड मटेरियल होते हैं वो भी प्रिपेयर किए जाते हैं ग्रुप 13 और 15 और ग्रुप 12 और 16 के एलिमेंट से। इनका जो एवरेज लिया जाता है वो 4 के बराबर आता है गैलियम और सिलिकॉन की तरह। और ये जो टिपिकल कंपाउंड होते हैं ग्रुप 15 और 13 के, वो होते हैं INSB, ALP एंड गैलियम आर्सेनाइड। ये जो होते हैं एक सेमीकंडक्टर होते हैं और ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं और ये रेवोल्यूशनाइज होते हैं यानी मॉडर्न होते हैं, और इनको यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। और इसी तरह कुछ और एग्जांपल है ग्रुप 12 और 16 के कंपाउंड के, जैसे कि ZNS, CDS, CDSC और HGTE। और ये जो कंपाउंड होते हैं ये बॉन्डेड होते हैं, मगर परफेक्टली कोवेलेंट बॉन्डेड नहीं होते हैं। ये आयनिक होते हैं, इनकी आयनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, और ये डिपेंड करते हैं इनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, एलिमेंट्स की। और फिर आगे पढ़ते हैं, तो आगे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे कि जो ट्रांजिस्टर मेटल जो होते हैं उनकी जो ऑक्साइड होती हैं उनके अंदर भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो भी मेटल की तरह बिहेव करती हैं। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम ऑक्साइड, क्रोमियम डाइऑक्साइड और टंसियम डाइऑक्साइड जो है वो एक मेटल की तरह बिहेव करती हैं। जो टंसियम ऑक्साइड है वो बिल्कुल मेटालिक कॉपर की तरह कंडक्टिविटी शो करती है देखने में। और भी कुछ ऑक्साइड हैं, जैसे कि VO, VO2, VO3 एंड TiO3, ये भी एक मेटालिक और इंसुलेटर प्रॉपर्टी शो करती हैं, मगर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। फिर आगे 1.11 पढ़ते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। जो सभी सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती ही है, और ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से बनती है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के अंदर वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, और ये जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट को बनाते हैं, वो भी दो तरह के मोशन से। पहला ऑर्बिटल मोशन ऑफ अराउंड न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं, जैसे बगल में फिगर में दिया गया है, तब एक मैग्नेटिक मूवमेंट बनता है। और जब दूसरा, जब वो अपनी एक्सिस के ऊपर घूमते हैं, तब एक मैग्नेटिक मूवमेंट बनाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये चार्ज पार्टिकल होते हैं, और जब ये मोशन करते हैं तब एक स्मॉल करंट लूप बनाते हैं, और इसी प्रोसेस से मैग्नेटिक मूवमेंट बन जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये परमानेंट स्पिन करते रहते हैं और ऑर्बिट में, इस तरह ये जो मूवमेंट है वो बनता रहता है इनके अंदर। और जो मैग्नीट्यूड होता है इन मैग्नेटिक मूवमेंट का वो बहुत स्मॉल होता है, और वो मेज़र किया जाता है यूनिट ऑफ बोर मैग्नेट्रॉन में, जो कि इक्वल होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर के। और इसी तरह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर हम कई सब्सटेंस को क्लासीफाई करते हैं 5 कैटेगरीज के ऊपर। पहली पैरामैग्नेटिक, दूसरी डाया मैग्नेटिक, तीसरी फेरोमैग्नेटिक, और फोर्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फिफ्थ फेरीमैग्नेटिक। तो पहली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो कि वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं जब हम लोग इनको मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में रखते हैं, और जब हम लोग इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को निकाल लेते हैं तब जो ये सब्सटेंस होते हैं वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ कर देते हैं। और ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो इसलिए इस तरह का रिएक्शन दिखाते हैं क्योंकि इनके अंदर जो मोर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो कि अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और कॉपर 2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, ये कुछ एग्जांपल इन तरह के सब्सटेंस के, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं।
और फिर बाद में आगे बढ़ते हैं डायोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। तो डायोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ये वीकली रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल रिपेल होती है। जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं वाटर, H2O, NaCl एंड C6H6। ये कुछ एग्जांपल है इन तरह के सब्सटेंस के। ये जो होते हैं ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में उसकी होते हैं। और ये जो डायोमैग्नेटिक बिहेवियर इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो सब्सटेंस होते हैं वो उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरी तरह पेयर होते हैं और कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसलिए जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देते हैं और इससे ये इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो लूज़ हो जाती है। फिर तीसरा आता है तीसरा फेरोमैग्नेटिक। तो कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम और CrO2, ये जो होते हैं ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और इन सब्सटेंस को हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी कहते हैं। और ये जो इनका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि ये जो सब्सटेंस होते हैं ये परमानेंटली मैग्नेटाइज होते हैं, यानी पहले से ये मैग्नेटाइज होते हैं। और इन सॉलिड स्टेट में ये जो मेटेलिक आयन होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, वो ग्रुप्ड होते हैं एक दूसरे से स्मॉल स्मॉल रीजन में, इनको हम लोग डोमेन कहते हैं। और ये जो सभी डोमेन होती हैं ये स्मॉल मैग्नेट की तरह, टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं। और ये जो होते हैं ये अनमैग्नेटाइज होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जब इनकी डोमेन को रैंडमली रखा जाता है और इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो भी कैंसिल हो जाता है। मगर जब हम लोग इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करके रखते हैं तब जो सभी डोमेन होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाती हैं। जैसे कि फिगर 1.36 के ए में देख सकते हैं, जो डोमेन्स है वो एक जगह में आ जाती हैं, एक लाइन में लाइन हो जाती हैं। इससे जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। और इसी तरह जो डोमेन होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद भी जो सब्सटेंस होता है वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। और फिर फोर्थ देखते हैं, फोर्थ होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो जो सब्सटेंस होते हैं जैसे कि MnO यानी मैग्नीज ऑक्साइड, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं और इनका जो डोमेन स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह, मगर जो इनकी डोमेन जो होती हैं वो अपोजिटिवली ओरिएंटेटेड होती हैं और जो मैग्नेटिक मोमेंट बनना होता है उसको कैंसिल कर देती हैं एक दूसरे से। जैसे कि फिगर में दिख रहा है कि जो एरो है वो एक साइड ऊपर है दूसरी साइड नीचे है, इसी तरह आगे भी है। इससे जो होता है मैग्नेटिक मूवमेंट जो बनता है वो कैंसिल हो जाता है। इसलिए इसकी जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो बहुत ख़राब होता है। और फिर बाद में फिफ्थ आता है फेरी मैग्नेटिक। तो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस हम लोग देखते हैं जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है डोमेन सब्सटेंस का वो अलाइंग होता है पैरेलल में और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अनइक्वल नंबर में। जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं कि पहले दो एरो ऊपर की साइड है फिर एक नीचे, फिर दो ऊपर की साइड है फिर एक नीचे, ये अनइक्वल रेशियो में होते हैं और ये जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्ट होते हैं। और ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जैसे कि मैग्नेटाइट, फेराइट, Fe3O4, Mg Fe2O4 और Zn Fe2O4, ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं इन सब्सटेंस के। और ये जो सब्सटेंस होते हैं ये अपनी फ्री मैग्नेटिक को छोड़ देते हैं जब हम लोग इसको हीट करते हैं और फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में बन जाते हैं ये। तो फिर चलिए यही ख़त्म होता है यहाँ पे ये चैप्टर, और फिर बाद में हम लोग अगले चैप्टर को अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।